दिल्ली में एआई समिट चल रहा है और एआई समिट में क्या हुआ आपने देखा है। राम राम जपना पर आया माल अपना। चाइना का रोबोट अपना देशी बनाकर पेश कर दिया गया। मोदी जी की डिग्री का पता ही नहीं है। क्या उसी तरह से एआई में भी भारत नाम करेगा दुनिया कि एआई समिट के हीरो खुद मोदी जी हैं। क्या इस तरह से विश्व गुरु बनाएंगे? एक सवाल। हेट स्पीच के मामले में जो सुभाषिनी जी ने जो कोर्ट में दावा था दायर सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ा और हाई कोर्ट के कंधे पर डाल दिया, मत्थे डाल दिया। कई तरह के इशू हैं, इस पे चर्चा करेंगे। वंदे मातरम का नोटिफिकेशन आया ही है, क्या कानून के जरिए भक्ति सिखलाई जाएगी? राज्यसभा चुनाव भी होना है मार्च में, सब नजदीक आ रहा है, कई मुद्दे हैं। प्रोफेसर पुनियानी खुद आईआईटी में प्रोफेसर रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी में भारत तरक्की कर रहा है उससे शुरू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी स्वागत है सर जी। धन्यवाद रतनलाल। देखिए, जो टेक्नोलॉजी का आप कह रहे हैं, एआई के बारे में दावे बहुत हैं, पर एआई के लिए जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और जो काम चाहिए उसकी ज़्यादा शुरुआत नहीं हुई है। और जहाँ तक गालगोटिया यूनिवर्सिटी का सवाल है, उसमें दो मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो दावा किया जाता है कि जो हमारे देश की प्रगति नहीं हो रही क्योंकि आरक्षण के कारण जो उतने उचित लोग नहीं हैं, दलित लोग, उनको आरक्षण मिल जाता है, इसलिए हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। तो गालकोटिया यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोई आरक्षण का सवाल नहीं है। वो तो एक बड़े उद्योगपति की यूनिवर्सिटी है जहाँ केवल पैसे वाले ही पढ़ सकते हैं। तो वहाँ आरक्षण है, पर पैसे वालों के लिए। और जो दूसरा आरक्षण है, अब जैसे इसकी मैं तुलना थोड़ा सा जेएनयू से करना चाहूँगा। गालकोटिया यूनिवर्सिटी ने जैसे इस प्रकार से किया, तो मैं आपको बता दूं कि कई सालों से जेएनयू यूनिवर्सिटी, जेएनयू जो अभी तो खैर वो अटैक पे आ गई है और आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, पर पहले जेएनयू यूनिवर्सिटी का स्थान देश की यूनिवर्सिटी में टॉप में था जी। पूरा आरक्षण, सकारात्मक कदम, लड़कियों की संख्या ज़्यादा, दलितों की संख्या ज़्यादा, और वहाँ जिस प्रकार से रिसर्च हो रहा था, जिस प्रकार से अध्ययन हो रहा था, वो बहुत उच्च कोटि का था। तो एक तो हमको यही देखने को मिल जाता है कि एक तरफ से आर्थिक आरक्षण है, जिनके पास खूब पैसा है वो गालकोटिया में जाएं। और जैसे कन्हैया कुमार ने कहा था, मेरे पास पैसा नहीं था, पीएचडी करना था, तो मैंने देखा कि भाई ये जेएनयू यूनिवर्सिटी ही, मैं वहाँ जा सकता हूँ और वहाँ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। तो एक बात। और दूसरा, इस प्रकार की ढकोसलेबाजी जैसे गालकोटिया ने की, उससे पूरे हमारे भारत के अकादमिक दुनिया की नाक कट गई है। और इतना टर्न अराउंड किया, पहले उन्होंने कहा हमने 250 के 300 करोड़ लगाए हैं इसके रिसर्च के लिए, और बाद में जब पोल खुली तो बोले ये तो हमने मार्केट से ख़रीदा था स्टूडेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए। यानी एक यूनिवर्सिटी में क्या एथिक्स होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ तो हमें देश के समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए होती हैं कि किस प्रकार से समाज बनना चाहिए, देश बनना चाहिए। यहाँ गालकोटिया ने दो चीज़ें स्पष्ट कर दी। नंबर एक, भारत में जो एआई का विकास है वो उतना संतोषजनक नहीं है, और उसमें भी जो लायक व्यक्ति हैं उनको नहीं लाया गया। एक। नंबर दो, इसमें अगर आप देखें तो उसके सिवा दूसरा मामला ये आता है कि इसमें जो अकादमिक मॉरलिटी होती है, नैतिकता होती है, वो नैतिकता भी इसमें दिखाई नहीं दे रही। इन्होंने अपनी मर्जी से इस प्रकार के एक चाइनीज़ इसको लेकर बता दिया कि हमने विकसित किया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। और इसके बाद भारतीय अकादमिक दुनिया, विज्ञान के विकास का दुनिया में क्या प्रभाव होगा वो हमें देखना पड़ेगा। ये तो पहला सवाल हो गया। और दूसरी बात आपने कौन सी कही थी? दूसरी बात आपने मोदी जी पे सवाल, मोदी जी पे बीजेपी के कई बड़े नेता जुड़े हुए हैं गालकोटिया यूनिवर्सिटी से। पता नहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्या अंबानी यूनिवर्सिटी बना रहे थे, पता नहीं। नेहरू जी गरीब भारत में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, तमाम IIM,
और अमीर भारत में न कैसे बनेगा विश्व गुरु भारत? अमीर भारत में नकलची हो रहा है, खाली गाय गोबर पे शोध हो रहा है। देखिए, खुद का दावा करने से कोई विश्व गुरु नहीं बनता। आप खुद को भगवान भी कह लें तो आप भगवान नहीं होते, आप वही हैं जो आप हैं। तो मोदी जी का जी, वही फार्मूला है कि खुद को विश्व गुरु कहते रहो और अपने जो अकादमिक स्तर हैं उनको गिराते रहो। नेहरू जी के समय मुख्य बात क्या थी कि वो इस प्रकार के दावे नहीं करते थे। वो उचित जी, व्यक्तियों को ढूंढ के उचित जगह पर बिठाकर, जैसे आप देखिए एटॉमिक एनर्जी रिसर्च में उन्होंने इसरो, भाभा को लाया, हुँ, सतीश धवन को बाद में लाया, इसरो, और जो भी हुँ, उन्होंने रिसर्च करवाए, एक्चुअली एपीजे अब्दुल कलाम भी उसी समय लाए गए थे जी, जो जी, शुरू जी, में इनका विकास हुआ। और आप देखिए कोई भी जगह ले लीजिए, पब्लिक सेक्टर का उत्पादन कितना बढ़ा, कृषि का उत्पादन कितना बढ़ा, व्हाइट रिवॉल्यूशन में दूध का उत्पादन कितना बढ़ा। तो नेहरू जी की बात अलग थी, वो एक वास्तविक में देश के लिए समर्पित व्यक्ति थे, उनके मूल्य सही जगह पर थे, और उनका कोई ऐसा हित संबंध किसी कॉरपोरेट हाउस से नहीं था कि उस जी, कॉरपोरेट हाउस के लिए हमको पूरा अपना नीतियाँ बनाना है। तो आज ये सब हुँ, चीज़ें हैं, कॉरपोरेट हाउस के लिए नीतियाँ बन रही हैं, अमीर लोगों के लिए नीतियाँ बन रही हैं, और जी, अकादमिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए समाज में कोई जगह नहीं है। तो ये जो अभी गालगोटिया ने तो हमें बहुत शर्मसार कर दिया गया, शर्मसार कर दिया है। पर मैं इतना आपको अभी भी कह बताना चाहता हूँ कि अभी भी कई भारत में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत प्रतिबद्धता से, ईमानदारी से रिसर्च कर रहे हैं, और उनके रिसर्च में काफ़ी एक महत्व है। जैसे आप देखिए इसरो को देखिए, इसरो की फाउंडेशन भी नेहरू के समय पड़ी थी। नेहरू जी, इसरो हुँ, इसरो आज अपना काम कितने महत्वपूर्ण तरीके से कर रहा है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसने भी अपना काम महत्वपूर्ण तरीके से किया। तो ऐसा अब एक ही बताना पड़ेगा कि गालगोटिया यूनिवर्सिटी, ये सभी हमारे अकादमिक का मानदंड नहीं है। ये इसको मैं एक हुँ, एक्सेप्शन के रूप में लूँगा, और ख़ास तौर से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। उनको इंटरेस्ट रहता है केवल पैसा कमाने में। जिस प्रकार का जी, रिसर्च आप देखते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, वो एक प्रतिबद्धता रहती है काम के लिए, प्रतिबद्धता रहती है एक अच्छा रिसर्च करने के लिए, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से अभी उजागर हो गया है कि वो नहीं है। और दूसरी बात मैं फिर से रेखांकित करूँगा कि इसमें जो रिज़र्वेशन नहीं है, उसके कारण इनके जो पूरे दावे हैं कि रिज़र्वेशन के कारण हमारे समाज में समस्याएँ हैं, वो पूरी तौर से एक्सपोज़ हो गई हैं। कि जहाँ रिज़र्वेशन नहीं है, उसमें कितना नैतिक गिराव है, कितना विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ापन है, वो गालगोटिया ने पूरी तरह से दिखा दिया। दूसरा एक मामला अभी चला हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। और जी, देश के हर कोने-कोने में जाते हैं और मुसलमानों को खास तौर से उसके खिलाफ हेट स्पीच करते हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि हम सुनेंगे, और बाद में कहा कि आप हाई कोर्ट की ओर जाएँ, हाई कोर्ट में जाएँ। तो ये तो पूरा राष्ट्रीय स्तर का मसला है, एक इतने बड़े समुदाय को टारगेट करना। इसको किस तरह से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्या देखिए इस पे हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे, जी, फिर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से आए, हुँ, और पहले जो ये जो नफ़रत की भाषा बीजेपी, आरएसएस के लोग बोलते हैं, उससे 2 कदम आगे चल रहे हैं, और इसी के हुँ, चलते जिस प्रकार की बातें उन्होंने की हैं, वो नफ़रत की पराकाष्ठा है। और जैसे हम देखते हैं कि आज हमारा अब सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाए, ये तो एक क्लियर कट मामला था। अभी तो रूपरेखा वर्मा जी, हर्ष मंदर वगैरह ने केस फाइल किया था, पर ये तो जी, सुओ मोटो नोटिस लेने लायक मुकदमा था। जितना उनका वो वीडियो आया था, वो शूटिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, तो वो नफ़रत की परिभाषा को एक नई गिरावट दे रहे हैं। यानी ऊँचाई अब तो नहीं दे हेट रहे हैं, डिजिटल नफ़रत हो की गया है। भाषा कभी भी। जी, हेट अब डिजिटल हो गया है, हेट स्पीच नहीं है। जी, अब जी, जी। डिजिटल हेट भी फैलाया जा रहा है। जी, डिजिटल हिट, और वो हेमंत बिस्वा शर्मा उसका बहुत उपयोग कर रहे हैं, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और अगर हमारे कोर्ट्स इसकी दखल नहीं देंगे, तो ये और भी खतरनाक मामला हो जाएगा। हुँ, हुँ। सर, बांग्लादेश में अभी चुनाव हुआ, और नेहरू जी तो गुटनिरपेक्ष बनाए थे, आंदोलन के अगुवा थे। मोदी जी के काल में अपने अड़ोस-पड़ोस के देशों से भी रिश्ते ठीक नहीं। शपथ ग्रहण समारोह में तो मोदी साहब गए नहीं, फिर आनन-फानन में भारत आने
का उन्होंने न्योता दे दिया है। इसके पीछे क्या इनकी स्ट्रैटेजी है? देखिए, स्ट्रैटेजी यही है कि अभी मोदी जी अपने घर में इस संकट में फँसे हुए हैं। ये उनकी जो राजनीतिक स्तर की एक बहुत बड़ी गिरावट अभी जो देखने में आ रही है, वो बहुत बड़ी है। वैसे तो मोदी जी तैयार रहते हैं, एक पाँव पे तैयार रहते हैं विदेशों में जाने में, और बांग्लादेश जाने में उन्हें इतनी रुचि नहीं है। और मैं बांग्लादेश के चुनाव की एक और बात आपको ख्याल दिलाना चाहता हूँ। देखिए, भारत जी। धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ की जो हुँ, रूलिंग पार्टी है, उसमें एक भी एमपी नहीं है मुस्लिम। एक भी मुस्लिम हुँ, एमपी नहीं है रूलिंग पार्टी के अंदर। बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है, और वहाँ अभी 2 हिंदुओं को मिनिस्टर बनाया गया है, और कई हिंदू वहाँ हुँ, एमपी हैं। तो अब ये देखिए कि अब हम नाम के लिए सेक्युलर रह गए हैं, और बांग्लादेश इस्लामिक होते हुए भी सेक्युलरिज़्म के इस मूल्यों को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है। ये उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हुँ। बात है। अब मोदी जी ने उनको घर इनवाइट किया है, शायद वो भी जाँचना चाहते होंगे कि बांग्लादेश से हम कितने संबंध अच्छे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। वैसे तो बांग्लादेशियों के नाम पे भारत में नफ़रत, घुसपैठिया, ये सब हुँ। जो वो चला रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात की दखल लेना चाहिए कि भारत में बांग्लादेशियों के नाम पर कितना नफ़रत फैलाई जाती है, और कितना ये यहाँ की राजनीति को वो चीज़ें प्रभावित करती हैं। एक आखिरी सवाल सर, जी। वंदे मातरम पहले भी एपिसोड हम लोग कर चुके हैं, अब पूरा पढ़ा जाएगा वंदे मातरम, तो क्या कानून बनाकर देशभक्ति सिखाई जाएगी? देखिए, वंदे मातरम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊँ। वंदे मातरम का जो भारत नारा था, आज़ादी के आंदोलन के दौरान लोग जब ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष करते थे, तो वंदे मातरम का नारा लगाते थे, इनकलाब ज़िंदाबाद का नारा लगाते थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान का नारा लगाते थे। वंदे मातरम का नारा आज़ादी के आंदोलन में केवल आरएसएस वालों ने नहीं लगाया। बीजेपी के पूर्वजों ने ये नारा नहीं लगाया, क्योंकि वो कभी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े ही नहीं। अब जी, जी, जी। वंदे मातरम को जो लाने के पीछे की राजनीति है, वो मज़ेदार ऐसी है कि वंदे मातरम जो है, पूरा उसके बाकी स्टैंज़ा, पहले 2 स्टैंज़ा में तो वो जनरल है, बाकी स्टैंज़ा में पूरी हिंदू इमेजरी, हिंदू देवियों का गुणगान है। दुर्गा हुँ, है, सरस्वती है, लक्ष्मी है। अब जब ये संविधान सभा की कमेटी अब इस पे बात कर रही थी कि भारत का राष्ट्रगीत कौन-सा हो, तो जनगण मन को इसीलिए चुना गया कि इसमें कोई धार्मिक चीज़ नहीं है, पूरे देश का एक गुणगान है, उस अधिनायक का गुणगान है जो भारत को सदियों से सँभाल रहा है। ये जनगण मन का था। अब वंदे मातरम जब पूरा गाया जाता था, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। तो नेहरू जी ने उस समय जो ये थे, उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर को कंसल्ट किया, उनसे सलाह ली कि वंदे मातरम के इसका क्या किया जाए, क्योंकि लोगों में वंदे मातरम नारा पॉपुलर है, पर पूरा गीत लोग नहीं जानते। तो हुँ। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने इसको ट्यून भी इसी उन्होंने दी थी, शुरू में एक ट्यून दी थी, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया भी था। उन्होंने कहा कि भाई इसके पहले 2 स्टैंज़ास तो हम रख सकते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं जाते। पर बाकी जो गीत है, ये गुरुदेव का की राय थी कि बाकी जो गीत है, पूरा हिंदू इमेजरी के में डूबा हुआ है, और बाकी धर्म के लोगों को इसको गाने में आपत्तियाँ हो सकती हैं, तो उसको हम ना गाएँ। और वैसे भी राष्ट्रगीत छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये क्योंकि अभी हमारा जो राष्ट्रगीत है, जनगण मन, ये भी पूरा नहीं है। रतनलाल, आपको बता दूँ, ये भी जी, जी, जी। पूरा जो जनगण मन का टैगोर जी का गीत है, उसके ये भी पहले 2 पैराग्राफ हैं। और वंदे मातरम वो जो पौने 4 मिनट का होता है, वो कोई हुँ, भी नेशनल एंथम शॉर्ट होती है, और 1 मिनट के अंदर की शायद होती है, तो वो एक छोटा कारण है। पर मुख्य कारण है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में आप केवल हिंदू देवी-देवताओं के आधार पे अपने राष्ट्रगीत को किस प्रकार से रख सकते हो। और विडंबना ये है कि जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम अपनी ज़बान से नहीं निकाला, क्योंकि अंग्रेज़ इसको एक राष्ट्रद्रोह मानते थे। अंग्रेज़ हुँ। वंदे मातरम के नारे को राष्ट्रद्रोह मानते थे, क्योंकि उनके खिलाफ आंदोलन इस नारे से चल रहा था। तो उसमें तो ये सब पूरे जो इनके आज भगवा झंडा लेके घूम रहे हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो पूरा गीत इसलिए लगाना चाहते हैं कि वो हिंदू इमेजरी को पूरे राष्ट्र पर थोपना चाहते हैं।
मैंने तो उस स्टैंजा हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रगीत के राष्ट्रगान के राष्ट्रगीत के रूप में वो चलता रहे, पर पूरे को लगाने का मतलब है कि एक ज़बरदस्ती से ऊपर से लादने की कोशिश है कि आप हिंदू चीज़ों को स्वीकार करो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी क्लैरिटी हुई वंदे मातरम को लेकर भी, जी, कि टैगोर साहब के कहने पे उतना गाया जाता था पहले, लेकिन जिन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया आजादी के आंदोलन में, आज वो वंदे मातरम पर कानून बना रहे हैं। ये है ट्रेजेडी, त्रासदी, विडंबना। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। धन्यवाद।